हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 317वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ये सभी प्रश्न जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये सभी प्रश्न भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी अवश्य ही पूछे जाएंगे, इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, रुद्र ताल के प्रत्येक विभाग में मात्रा होती है। रुद्र ताल के प्रत्येक विभाग में एक एक मात्रा होती है। रुद्र ताल जो है ये 11 मात्रा की ताल है और इसमें विभागों की संख्या है 11। इसलिए रुद्र ताल के प्रत्येक विभाग में, मतलब हर एक विभाग में एक एक मात्रा होती है, 11 मात्रा तक। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, त्रिश्रुतिक स्वरों को क्या कहा जाता है। त्रिश्रुतिक यानी कि 3 श्रुतियों वाले स्वरों को कहा जाता है लघु स्वर। लघु स्वर कहा जाता है 3 श्रुतियों वाले स्वरों को। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, रामामात्य जी ने 63 जन्य रागों को कितने वर्गों में बांटा है। तो रामामात्य जी ने 63 यानी कि 63 जन्य रागों को 3 वर्गों में बांटा है। उन 3 वर्गों के नाम है उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम, मध्यम, अधम, इन 3 वर्गों में रामामात्य जी ने 63 जन्य रागों को बांटा है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, राजेंद्र प्रसन्ना जी किस वाद्य को बजाते हैं। उस्ताद राजेंद्र प्रसन्ना जी बजाते हैं बांसुरी और शहनाई वाद्य को। ये बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं, पर शहनाई भी बहुत ही अच्छा बजाते हैं राजेंद्र प्रसन्ना जी। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, जब किसी छोटे से बोल समूह को पूरा 3 बार गाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। जब किसी छोटे से बोल समूह को पूरा 3 बार गाया जाता है तो उसे कहा जाता है तिहाई। किसी बोल समूह को 3 बार गाना तिहाई कहलाता है और तिहाई को 3 बार गाना चक्रदार तिहाई कहलाता है। ठीक है, इसके बाद छठवां प्रश्न है, किसी तिहाई को 3 बार बजाए जाने को कहेंगे। किसी तिहाई को 3 बार बजाए जाने को कहेंगे चक्रदार तिहाई। चक्रदार तिहाई कहेंगे तिहाई को 3 बार बजाने को, और किसी बोल समूह को 3 बार बजाने को तिहाई कहेंगे। ठीक है, इसके बाद 7वां प्रश्न है, प्राचीन काल में गायन की संगति किस वाद्य पर होती थी। प्राचीन काल में गायन की संगति जो होती थी वो वीणा वाद्य के साथ होती थी। वीणा वाद्य पर प्राचीन काल में यानी कि पुराने समय में गायन की संगति की जाती थी। 8वां प्रश्न है, राजपूत कालीन संगीतमय ग्रंथ कौन सा है जिसका एक एक पद संगीत से परिपूर्ण है। तो राजपूत काल का कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो संगीतमय ग्रंथ है और जिसका एक एक पद संगीत से परिपूर्ण है, यानी कि संगीत के बारे में ही उसमें बताया गया है। तो वो ग्रंथ है गीत गोविंद। गीत गोविंद ग्रंथ में राजपूत काल का ये ग्रंथ है गीत गोविंद, और ये संगीत से परिपूर्ण ग्रंथ है। 9वां प्रश्न है, किस राग को दक्षिण संगीत में मोहनम के नाम से जाना जाता है। तो भूपाली राग है हिंदुस्तानी राग, उत्तर भारतीय राग, जिसको दक्षिण भारतीय संगीत में मोहनम के नाम से जाना जाता है। 10वां प्रश्न है, लखनऊ संगीत सम्मेलन में किसे संगीत सम्राट की उपाधि से नवाजा गया था। तो लखनऊ संगीत सम्मेलन में संगीत सम्राट की उपाधि से नवाजा गया था उस्ताद हबीबुद्दीन खां जी को। उस्ताद हबीबुद्दीन खां जी को लखनऊ संगीत के सम्मेलन में संगीत सम्राट की उपाधि से नवाजा गया था। 11वां प्रश्न है, तबला वादक उस्ताद हबीबुद्दीन खां का घराना है
उस्ताद हबीबुद्दीन खां जी का घराना है अजराना घराना। अजराना घराने के ये तबला वादक हैं उस्ताद हबीबुद्दीन खां। ठीक है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में तंबूरे या तानपुरे को किस शब्द से संबोधित किया था? तंबूरे को ही तानपुरा कहा जाता है। तो अबुल फजल जी ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में तंबूरे को संबोधित किया है स्वर वीणा के नाम से। जो तानपुरा है आज का, उसको अबुल फजल जी ने आईने अकबरी ग्रंथ में स्वर वीणा के नाम से संबोधित किया है। 13वां प्रश्न है, किस काल में भारत का ईरान से सांस्कृतिक व राजनीतिक संबंध स्थापित हुआ था? तो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक में भारत का ईरान से सांस्कृतिक व राजनीतिक संबंध जो है स्थापित हुआ था। 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। 14वां प्रश्न है, ग्वालियर के राजा मानसिंह ने संगीत की किस शैली को सर्वाधिक महत्व दिया है? ग्वालियर के राजा मानसिंह जी ने संगीत की ध्रुपद शैली को सबसे अधिक महत्व दिया है। 15वां प्रश्न है, किस काल में भारतीय संगीत विदेशों में पहुंचा? हर्षवर्धन काल में भारतीय संगीत जो है ये विदेशों तक पहुंचा था। हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन के काल में। 16वां प्रश्न है, सरोद वाद्य विकसित रूप है। आज का जो सरोद वाद्य है ये पुरातन रबाब वाद्य का विकसित रूप है। रबाब जो प्राचीन वाद्य था इसका प्रयोग अब कम हो गया है, बहुत ही कम हो गया है रबाब का प्रयोग। तो सरोद जो वाद्य है ये रबाब से ही विकसित वाद्य है। 17वां प्रश्न है, रबाब वाद्य के आविष्कारक हैं। रबाब वाद्य के आविष्कारक हैं मियां तानसेन जी। तानसेन जी रबाब वाद्य के आविष्कारक हैं। ठीक है। 18वां प्रश्न है, सरोद वाद्य भारत में प्रचलित हुआ। सरोद वाद्य जो है ये भारत में प्रचलित हुआ है 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में भारत में प्रचलित हुआ है सरोद वाद्य। 19वां प्रश्न है, मध्य रात्रि में गाया जाता है। मध्य रात्रि में गाया जाता है बहार राग। राग बहार को मध्य रात्रि यानी कि रात्रि के मध्य में गाया जाता है। 20वां प्रश्न है, मतंग मुनि ने किस ग्रंथ में ग्राम व मूर्छना को बताया है? मतंग मुनि जी ने ग्राम व मूर्छना को बृहद्देशी ग्रंथ में बताया है। बृहद्देशी ग्रंथ में इन्होंने ग्राम और मूर्छना का वर्णन किया है मतंग मुनि जी ने। ठीक है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। आज ये 317वें दिन का वीडियो मैंने बनाया है। इसके पहले की 316 महत्वपूर्ण वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।